हम गाली पे ये बात शुरू हो रही है और ये बात घूम फिर के माइनॉरिटी पे बार बार क्यों चल जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे क्यों चल जा रही है? जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, परमानेंट इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं हूं यासर मलिक। ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहां पर ये दिखाई दे रहा है, तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब शब्द नहीं है? जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कई फोटो हैं, आपका समय नहीं खराब करूंगा। जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ न कुछ भड़काव दे दिया जाता है, जिसके वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम आज के ज़माने में अगर आप बोलिए एक दूसरे को गाली दीजिएगा तो आज के युवा क्या सीखेंगे आप लोग से? यही आप लोग देश को सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। गाली गलौच और अमर्यादित भाषा पर जनता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता मिलमिलाने लगते हैं और लाइव डिबेट के अंदर ही रुआंसू सा चेहरा बना लेते हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता राजनीति छोड़ने की बात करते हैं, जिसके बाद जनता उन्हें माफ नहीं करती है। जनता और तीखे तीखे उनसे सवाल पूछती है तो बीजेपी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं और लाइव डिबेट के अंदर ही भाषा की मर्यादा पर ज्ञान देते वक्त भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं और राहुल गांधी के लिए वहीं पर अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत उनकी धज्जियां उड़ाते हैं और दूसरे राउंड में जनता फिर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख देती है और उनसे और ज्यादा तीखे सवाल पूछती है और जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किए लाइव डिबेट के अंदर, उस पर उनकी ऐसी बखिया उधेड़ी जाती है कि बीजेपी के प्रवक्ता सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, जनता के बहुत ज्यादा तीखे तीखे सवाल थे। और जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, उसका जो है पर्दाफाश इस डिबेट के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किया है और बताया है कि वो आखिरकार किसके इशारे पर काम किया गया था और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों ऐसा किया गया था, क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको सच्चाई भी पता चल जाएगी। जनता ने जो बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता की जो हालत पतली हुई है, आप जरूर देखकर जाइए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था जितने कीचड़ उतना कमल खिलेगा। मतलब हमेशा पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो पीएम पर हमला करना और उनकी मां के लिए अपशब्द, क्योंकि जो नेता है, जो आयोजक था मोहम्मद नौशाद, जिसको लेकर पूरी लड़ाई है, मोहम्मद नौशाद आयोजक था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और पीएम को अपशब्द कहने वाला जेल भेजा गया है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार हुआ है कांग्रेस के मंच से। छोड़िए वो पीएम की मां है क्या है, एक महिला के लिए इस तरह का अपशब्द और वो भी इस उम्र की महिला के लिए क्या है? अंजना जी, एक लाइन की बात कहता हूं, मां चाहे पीएम साहब की हो और चाहे सामने वाले के बच्चों की हो या मां मेरी हो, गाली बिल्कुल गलत है और गाली देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत एक लाइन की बात है, लेकिन इस गाली के नाम पर आप ही का ये मंच था, आप ही के यहां पर लोग थे। उस समय भी मरी हुई मां को भी गाली दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई थी। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। इसी मंच पे गाली दी गई थी और मेरी मां को गाली दी गई थी और कितनी गलत गाली दी गई थी वो तो अजय आलोक भी बता सकते हैं। खैर, हम उस पर जाते नहीं। सच बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में गाली देना बिल्कुल गलत है, इसको लेकर के हमारी कोई वो नहीं। आप कोई भी काम कीजिए, आप पुलिस रिपोर्ट कराइए, आप सब कुछ कीजिए। नौशाद के खिलाफ धाराएं हैं, हमने कोई उसका बचाव नहीं। नौशाद वहां से जा चुका था, हाँ वो हमारा नेता है, उसने 3 बार माफी मांगी है और उसके बाद भी उसके खिलाफ FIR हुई है। वो जेल भी जाएगा तो हम नहीं रोकने वाले, क्योंकि मंच पे नहीं था वो। दूसरा जो रिजवी है, रिजवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, जैसा कि पवन खेड़ा जी ने कहा, और बहुत साफ साफ दिखा रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उसकी फोटो है, अगर आप चाहें तो इसको जूम करके दिखा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कई फोटो हैं, आपका समय नहीं खराब करूंगा। तो हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान नहीं भटका पाई तो उन्होंने ये गाली गलौज शुरू कर दी। लेकिन मंच तो आपका इस्तेमाल हुआ, इस मंच तो आपका था ना, इसको रोकने की जिम्मेदारी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
हमने तो आप हमको क्या जो चाहे सजा दीजिए, हम तो हमारे नेता मंच छोड़ चुके थे। लेकिन आप माफी नहीं मांगेंगे? एक मिनट सर, हम तो माफी, हमने कहा ना, हमने तो एक लाइन में सबसे पहले राहुल गांधी कल से लेके मौन व्रत, मुंह में दही जमा हुआ है। क्या नाम अंजना जी, पूरा करने दीजिए उनको। क्या है सर, मतलब आप समझिए ना, मैं सोचिए अब चारों माइक इकट्ठा रखूं, जिसको नाम बोलूं उसी को माइक बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं बिल्कुल, कारण क्या है कि मुद्दा ऐसा है, यहां पर सबसे बड़ी चीज है, हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करने के लिए। वरना तो गालियां, अगर आप नेहरू गांधी परिवार को देखेंगे तो 3-3 ट्रक भर जाएंगे, इतनी गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी को तक को दी है। क्या नहीं कहा मोदी जी ने? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, क्या नहीं कहा? सुरपणखा, रामजादे, किस किस की आप बात कीजिएगा गाली की। और वो तो इनके सतपाल सिंह सत्ती हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जो गाली मंच से कल दी गई बच्चों, वो गाली सतपाल सिंह सत्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुलेआम, एक बार नहीं, हमारे यहां तो वर्कर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने होगा। लेकिन हम उससे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्पष्ट चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक वितंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो विषयांतर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से ध्यान, वोटों की डकैती से ध्यान हटाना कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के वोट काट रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। वो इनकी चोरी ना पकड़ी जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आगे रख करके, प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता जी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनको आगे रख करके ये लोग एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमानों के पास। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये प्रधानमंत्री को गाली क्यों देते हैं? बस एक लाइन, छोटा सा बात था, नहीं जवाब दे पाए। मोदी नीच है, मोदी ये है, मोदी का चाय बेचो। आप पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए आपके नेता कहते हैं मदद करो। लगातार ऐसे ऐसे काम आप करते हैं जिससे आप ही सवाल के घेरे में आते हैं। अभी आप कहने लगे कि वो हमारा नेता नहीं, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी का एजेंट कहां से हो गया भाई? कहां से आपने प्रूफ किया कि बीजेपी का एजेंट हो गया? देख नहीं लीजिए, ये जो एआई से जनरेटेड हर चीज बना बना के आप सामने देते हैं। अभी पुलिस जब पूछताछ कर रही है, अभी तो आप मुझे टोक रहे थे कि बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आप बीच में बोल रहे थे कि टोक क्यों रहे हैं? अरे सच्चाई ये है, इतने बड़े ढीठ हैं राहुल गांधी जी कि कभी नहीं मानेंगे, वो गाली देते ही रहेंगे। नहीं, ढीठ बोल रहा हूं, ढीठ अपशब्द नहीं है, ढीठ अपशब्द नहीं है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। वो नहीं सुधरेंगे, उन्होंने कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे। उनको लगता है कि मोदी को गाली देके उनका एक वर्ग बहुत खुश होता है, उस वर्ग को खुश करने के लिए ये परिवार जान भी दे देगा। करिए, वर्ग को खुश करिए। देखिएगा वर्ग की बात आएगी, अभी लोग करेंगे वर्ग की बात शुरू। नहीं, हम कोई वर्ग की कोई उसकी बात नहीं करेंगे। और हम एक सेकंड, एक बार मैं कुछ बयान पढ़ के सुनाती हूँ जो राहुल जी के बयान है 25 में। पीएम मोदी वोट चोर है, 6 महीने बाद मोदी को युवा डंडे मारेंगे, सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चौकीदार चोर है और खून की दलाली। आपको लगता है कि इससे, मतलब अगर आप लोगों के बीच में इस तरह की बात करें तो आपको लग रहा होगा ना कि उनको अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद जो नतीजे हैं 2007 में देखिए, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, मोदी को नहीं हरा पाई कांग्रेस। 2014 में भी, उसके बाद से 19 में जब चौकीदार चोर है का नारा आपने सबसे ऊंचा उछाला था, तब इनको 303 वोट आए थे। आपकी बात अंजना जी हम मान जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले अगर कोई कड़ी बात कहते हैं तो उनको गाली कहा जाता है, और वो चुनाव हार जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब किसी की लड़की को और किसी की पत्नी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो वो जीत जाते हैं। किसी को रामजादे और किसी को हरामजादे कहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग किसी को कहते हैं कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गालियां नहीं है ना। सच बात यह है कि इन सारी बातों को लेकर के बात, और हम अब प्रधानमंत्री जी को ढीठ नहीं कहेंगे। जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री भाषा है, तो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को भी ढीठ कह सकते हैं क्या? ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहां पर ये दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए, या तो गाली का प्रतिकार कीजिए और या फिर गाली के साथ रहिए। और अजय आलोक जी गाली के साथ खत्म। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे जो है जनता के तीखे सवाल आएंगे गालियों पर। बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ाएंगे, बीजेपी प्रवक्ता ऐसे हो जाएंगे जैसे रुआंसू से। पूरी डिबेट देखिए।
मैं सुरेंद्र राजपूत और पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, परमानेंट इस्तीफा दे दूंगा अगर एक बार भी प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट निकालिए जहां उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेके जर्सी गाय कहा या इंपोर्टेड बछड़ा राहुल गांधी का नाम लेके कहा। हम नहीं कहते, ये कांग्रेसी खुद गाली देते हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को। 3 लाइन में जवाब दीजिए। ये सुरेंद्र राजपूत जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अंजना जी, इस पर एक सफाई आनी चाहिए। वो अंजना जी, मैं बताता हूं ये रिजवी कौन है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है इस रिजवी का। 2 साल पहले भी ये जेल गया था। जानती है क्यों जेल गया था? ये जानवरों से दुष्कर्म करता था, इसलिए जेल गया था। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, और ऐसे लोगों को अपना मंच देते हैं। ये सवाल पूछना, ऐसे लोगों को अपना मंच देते हैं। भाजपा का एजेंट, वही रिजवी भाजपा का एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी का अजय आलोक जी इसको ओन करें नहीं करें, लेकिन वो भाजपा का एजेंट है, भाजपा का कार्यकर्ता है। मेरा ये दोनों पार्टियों से सवाल है, अगर आज के जमाने में अगर आप बोलिए एक दूसरे को गाली दीजिएगा तो आज के युवा क्या सीखेंगे आप लोग से? यही आप लोग देश को सिखा रहे कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। अच्छा, क्या अकाउंटेबिलिटी देना इतना मुश्किल है कि ना बीजेपी दे पाती है और ना कांग्रेस दे पाती है? राहुल गांधी ने अब तक क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी पार्टी का इंसान था, और हम देते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए था। सेम जब मोदी जी भी कुछ भी बोलते हैं तो वो क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि मेरा ये कहना गलत था? एक बहुत फेमस कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये ब्लेम गेम कब खत्म होगा? कब दोनों पार्टियां ये बंद करेंगी कि इस पार्टी ने ये बोला, इस पार्टी ने ये बोला? कब आप दोनों अकाउंटेबिलिटी लेके एक्चुअली में कुछ डेवलपमेंट करना चाहेंगे और यूथ को कुछ सिखाना चाहेंगे? इधर से कोई आइए, आप आइए। एक सवाल लेते हैं जिसके बाद शुरू। मैम, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, वो बहुत गलत बात है। किसी की माँ को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, जब बीजेपी की प्रवक्ता ने भाषा के मर्यादा पे बात किया, तो जब अमित शाह मंच से खड़े होकर किसी आदमी को संबोधित करते हुए बोलते हैं सफ़ेद गमछा इधर आ, या फिर मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं वो आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तब आपकी भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? और जवाब दीजिए, इसी से शुरू करें। मंगलसूत्र मैम, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि मंगलसूत्र की भाषा क्यों बोली गई, मैं आज बताता हूं आप लोग को। आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, संभल छीना गया था मंगलसूत्र। हर दंगों में 1000 से ऊपर हिंदुओं को मारा गया था। 45% हिंदू आबादी थी आजादी के समय, आज घट के 15% हो गई। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना, और इसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे राजनीतिक आका उनको संरक्षण देते रहे। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, बीच में मत बोलिए सर। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, पूरा में सीमांचल जाके दिखाइए, पूरा वेस्ट बंगाल जाके देखिए, 21% से 35% हो गए। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना। अगर सच्चाई बताना गलती है तो ये गलती करते रहेंगे, और आप लोग को भी सीखना चाहिए। पता कीजिए आप लोग भी, अगल बगल में कैसे बढ़ रहे हैं मशरूम की तरह। कौन है ये घुसपैठिया, किसका हक खा रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसको उठाया जा रहा है तो गलत नहीं है। पूछना ये चाहिए कि आज तक उठाया क्यों नहीं गया, क्या एक्शन हम लोग ले रहे हैं? सरकार पर आप लोग को दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी निकालो, लेकिन यहां तो निकालने की जगह उनको दामाद बना के पालने की तैयारी हो रही है। दिक्कत यह है, वो कहते हैं ना बच्चों की कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में। घुसपैठियों को निकालना सपने पाले हो गए। वाह, वो कहते हैं ना कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। ये लोग आज की डेट में हम आपको बताएं हो गए परेशान। संभल में कह रहे हैं हर दंगे में हजारों। आज तक संभल में 1948 से लेके आज तक जितने दंगे हुए उसमें से 187 लोग एक्सपायर हुए, जिसमें 90 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये रिपोर्ट है, हम नहीं कहते। खैर एनीवे, ये मुद्दा नहीं था। एक बिटिया ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत। लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अकाउंटेबिलिटी ले लें? नहीं ले सकते ना। हमने जब उसकी जांच की और हमने बताया कि पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमने नौशाद की अकाउंटेबिलिटी तो ली। नौशाद ने 3 बार माफी मांगी है कल से लेके आज तक, उसके बाद भी हम कह रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी आप ले रहे हैं। राहुल गांधी की कब अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा? फिर आप देखिए, फिर वही होगा। अब आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी हमने नौशाद की ली, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी, उसके बाद भी FIR हो रही, हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है गाली अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी, और उसके बाद आज फिर हमारे यहां हत्या करने की साजिश की, हमारे यहां लाठी लेकर के पहुंच गए सदाकत आश्रम में ये लोग, हमारे यहां मारने पीटने पहुंच गए ये लोग, और उसके बाद कह रहे हैं हमने पत्थर चलाए। भाई हमको क्या मालूम था आ रहे हो आप?
हमें तो नहीं मालूम था ना। पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हमको मारने की साजिश रचते हैं, और बिहार के लोगों का हक क्या नाम जो लोग खींचने की साजिश रखते हैं, चुराने की साजिश रखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी तो ये लोग अभी इनके उसमें आस्तीनों में और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी ये लोग हिंदू मुसलमान भी करेंगे, आप लोगों को सावधान रहना है। और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी, नौशाद की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिजवी की अकाउंटेबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए। और आगे आने वाले में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए बिहार में आपकी सरकार बनती है, आप रोजगार देंगे बेरोजगारों को, तो रोजगार आएंगे कहां से? उसका तो रोड मैप बताइए कि कोई स्वर्ग से अप्सरा आएगी और हाथ में रोजगार देकर चली जाएगी। क्या बात है गुरु, वाह। मैं अंजना जी, इसका एक लाइन में सवाल हो जाए सबका। मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। हर सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, तो इसका यूज इस प्रकार से हो रहा है जहां एक दूसरे के माताओं को गाली दी जा रही है। क्यों नहीं एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर सेफ्टी के इश्यूज पे बात होती है? मेरा सवाल सबसे यही है कि हम गाली पे ये बात शुरू हो रही है और ये बात घूम फिर के माइनॉरिटी पे बार बार क्यों चल जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे क्यों चल जा रही है? ये गाली की बात है, किसी महिला को गाली देना सबसे गलत बात है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब शब्द नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 बार कोर्ट में माफी मांगने। सर मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ कुछ सीखने आए इस मंच पे, बट आप दोनों की, मैं जब से स्पीच सुनी हिंदू मुस्लिम ऑलवेज यूज होता, खासकर कांग्रेस के नेता ये बात बिल्कुल सही कही कि बीजेपी लोग मुस्लिम नहीं यूज करते, आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटी यूज करते हैं, हर वक्त यूज करते हैं। ये बात मैंने आज तक के स्टूडियो में बहुत बार सुनी, क्या आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा नाम अभय, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है सभी पार्टी से है कि जब जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ न कुछ भड़काव दे दिया जाता है, जिसके वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम जैसे स्टूडेंट अभी पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, इतना खर्चा होता है। राजनीतिक स्तर पर मैम बहुत गिर चुका है। ये राहुल गांधी को सीरियस नहीं समझते हैं, पप्पू समझते हैं, और ये आप मत बोलिए ना, दोहराइए मत। और ये मोदी जी को गाली देते हैं। राजनीति का स्तर सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे, जो दिल में लग जाती थी और चुपती भी नहीं थी। या जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो, वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। और तो इस पर हम लोग जैसे बिहार से बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग पटना विश्वविद्यालय को न चुन के दिल्ली विश्वविद्यालय चुनते हैं, क्योंकि पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज करी है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उधर कि वो क्या करके दिए हैं हमें, वो आप पूरा हिसाब दीजिए 20 साल में क्या किए हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, 20 साल का हिसाब दीजिए। आप लोग सब बैठ जाइए। मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो इसलिए कहता हूँ कि 4 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। आरएसएस को गाली देने से लेके प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में पूरे मोदी समाज को गाली देने से लेके एक पर एक काम चौकीदार चोर है। विदेश में बैठ के ये व्यक्ति कहता है कि भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और बाकी शक्तियां इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं। ये अपनी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं कहूं तो क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं? ये जानबूझ के क्राइम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे क्राइम करने से मेरा एक वर्ग मेरे लिए खुश होगा। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात, आप ये बताइए कि मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है? भाई एक मिनट, मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है, क्यों करता है, क्या जरूरत है करने की? आप क्यों घुसपैठियों के साथ खड़े हैं? अगर आज एक सरकार प्रयास कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना, अभी तो होम मिनिस्टर ने शुरू भी नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ने, आप पहले ही से उनके लिए माहौल बना रहे हैं पूरे देश में। आपको उनको बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? अब राती बिहार के लिए क्या किया? बिहार में जब हम आए 2005 में, प्रति व्यक्ति आए थी 8,000। मैं पटना विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम लोग आए थे उस वक्त भी सेशन ग्रेजुएशन का 5.5 साल का था, घटते घटते अभी भी 3.5-4 साल का हुआ है। मैं बता रहा हूं कुछ कुछ जो बेसिक चीज है, लेकिन कितने नए नए इंस्टीट्यूट खुले, कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुले, कितने कॉलेजेस खुले। आज के डेट में हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज से शुरू किया था, 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। आप ये सोचिए 8,642 से आज बढ़ के 68,000। जी वक्त की कमी। जो वो बच्ची ने बोला, वो कह रही कि
उसका सवाल था कि आप ही लोग मुसलमान इशू लेकर नहीं बेटा, हम इतना सबका सवाल हमको ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता करती है, विभाजन की राजनीति करती है, और हमें इस देश के सारे लोगों को, हमने आप पूरी डिबेट में देखी, हमने नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हमने मुसलमान का नाम लिया क्या? लेकिन ये लोग आज की डेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि नौकरी लाइएगा कहां से। इस समय बिहार में 7-7.5 लाख नौकरी पहले से खाली पड़ी है बेटा, पहले से खाली पड़ी है। और उसके बाद बाकी जगहों से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक लिस्ट निकाली है कि कहां कहां पे और नौकरियां खाली रहेंगी, नंबर एक। और नंबर दो, कल कारखाने भी लाएंगे हम लोग नीतीश जी की तरीके और दरभंगा की तरीके से। ये लोग जो बताए थे पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि वहां क्या नाम एम्स खुल गया है। दरभंगा में एम्स नहीं खुला है। दरभंगा में जब एम्स खुलेगा तो कई हजार नौकरियां वहां पर भी मिलेंगी। इसी तरीके से ग्रास रूट पर हम जब मेहनत करेंगे वहां पर नौकरियां भी आएंगी, वहां पर शिक्षा का स्तर भी। अभी आलोक जी कह रहे थे बड़ी बढ़िया बात कि 2004 के बाद भाई क्या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली, हमने तो IIT खोले, एम्स खोले, सेल खोला, रेल खोला, भेल खोला, तेल खोला, सब कुछ हम लोगों ने खोला। आप सब खोल के घर ले गए, सारे PSU आप लोगों ने बेच दिया, खोल के घर ले गए। बिल्कुल सही, सारा PSU लेकर ले जाकर उठा के ले गए। आलोक जी की पार्टी भूख मिटती नहीं है भाई साहब। अरे बड़ा मसला है। आलोक हम लोग बनाए PSU, आलोक जी लोग बेच दिए। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे हैं, क्या बीजेपी के प्रवक्ता और सभी प्रवक्ताओं ने उसके जवाब दिए, जरूर बता कर जाइए। और ये गाली गलौज वाली भाषा पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। PSU हम लोग बनाए राष्ट्रीय बैंक, आलोक जी लोग बेच दिए राष्ट्रीय बैंक। हम लोग बनाए रेल, आलोक जी लोग भेज दिए रेल भी भेजे, क्या नाम बेचे, भेल भी भेजे, तेल भी भेजे। मुद्दा क्यों नहीं उठाते जो इन बच्चों के सवाल थे? एक सेकंड बस। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइवेटाइजेशन तब से शुरू हुआ है और वो लगातार जारी। तो ये ब्लेम आपको न करिए, ओपन आपने की थी मार्केट। अब आइए बिहार पे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, सुनिए अब कुछ दिनों बाद कहिएगा मंगल ग्रह चले जाइएगा। जवाब दिया आपकी बात का, प्लीज अंडरस्टैंड। अब आइए बिहार पे। नहीं तो इसका मतलब आप मान रहे हैं PSU को बेचना सही है? एक सेकंड, PSU बेचना सही है? हाँ या ना? बोलिए ना, सुनिए ना, बिहार बताइए ना, PSU बेचना सही है? कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाए? जवाब दे दिया है। बिहार पे आइए, बिहार पे ये अपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं? SIR, वोट चोरी। क्या हम एक ही मुद्दा लेके घूम रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ हमने हर घर में जल दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, चोरों को चोर नहीं कहेंगे, साहूकार कहिएगा। प्लीज सुरेंद्र जी, हमने सारे डेवलपमेंट कर दिए। कौन इनको राजनीति सिखाएगा? अभी रोजगार के बारे में हमारे एक छात्र ने तेज इस्तेमाल किया, समय नहीं, 10 सेकंड है सर। यही भाषा इस्तेमाल की थी। पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार जी ने यही भाषा इस्तेमाल की थी कि जॉब कहां से आएगा, बहुत समय लगा, इच्छा शक्ति चाहिए हमारे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय पर जरूर देकर जाइए। राहुल गांधी बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक बहुत ही जो गंभीर बात सामने आई है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, स्टेज का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस का। जब राहुल गांधी उस जगह से निकलकर दूसरी जगह रैली लेकर चले गए थे दरभंगा की तरफ, तो स्टेज पर खड़े होकर एक युवक जिसका नाम था रिजवी उर्फ राजा, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां को गाली दी। इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर हमला किया, पथराव किया और डंडे लाठी चलाई, जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके की अपमानजनक बात करना बहुत ज्यादा गलत है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, कोई भी हो। किसी के खिलाफ गाली नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन इस डिबेट के अंदर जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उस शख्स यानी कि रिजवी उर्फ राजा की जो फोटो दिखाई, उसको कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्सपोज किया। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ उसका फोटो दिखाया और उस पर बीजेपी के प्रवक्ता भड़क गए और कहने लगे ये AI से जनरेटेड फोटो लाकर दिखा रहे हो। मतलब सफाई कोई नहीं दी। गोदी मीडिया एंकर ने भी उसको नहीं देखा, ना अपनी टीवी पर चलाया, ना अपने न्यूज़ पर चलाया। जो सुरेंद्र राजपूत ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि ये जो रिजवी उर्फ राजा है जिसने गाली दी है, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है और ये वोट अधिकार यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसा पूरा खेल रचा गया है। इतनी गंदी राजनीति की गई है जो सुरेंद्र राजपूत ने इस डिबेट के अंदर इल्जाम लगाए हैं। लेकिन ना ही गोदी मीडिया इसको सीरियस लिया, ना ही बीजेपी के
प्रवक्ता ने इस पर कोई जवाब दिया। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे गाली गलौज को लेकर, अमर्यादित भाषा को लेकर, ना तो बीजेपी के प्रवक्ता उस पर कोई ढंग से जवाब दे पाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज होती है, बहुत ज़्यादा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है। यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में जा जाकर कांग्रेस के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लीडरों के लिए ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिसको उसको भी कोई सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन 2014 के बाद भारत के अंदर इस तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई है, जैसा इस डिबेट में भी कहा गया। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट इस पर भी जरूर करके जाइए। भारत की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि गाली गलौज पर ये राजनीति चल रही है। हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीते जा रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जो देश के मुद्दे हैं वही सवाल जनता ने भी पूछे। बिहार के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर बात ना होकर अब ये गाली गलौज, घुसपैठिया और हिंदू मुसलमान पर जो है पूरी का पूरा इलेक्शन आ गया है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, देखकर ऐसा ही लगता है। और इधर अमेरिकी डॉलर जो है 88 रुपये 15 पैसे पहुंच गया है, यानी कि भारत का रुपया अब और ज्यादा गिर गया है, रिकॉर्ड स्तर पर डॉलर पहुंच गया है। इसकी कोई चर्चा नहीं करता, ना गोदी मीडिया पर चर्चा होती है, ना ही बीजेपी के नेता इस पर चर्चा करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, आंकड़े देते हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, कि इतने युवाओं को नौकरी दी, कि इतने हमने एम्स बनवाए, कि इतने हमने जो है हॉस्पिटल खोले, सारी ज्ञान की बातें देकर चले जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी नहीं जाता, जमीनी स्तर की क्या हालात है ये कोई नहीं बताता, ना गोदी मीडिया बताती, ना बीजेपी के नेता प्रवक्ता बताते हैं, सिर्फ अपने आंकड़े देकर चले जाते हैं। जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो हकीकत पता चलेगी कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितने युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ऐसे ही भटकते फिर रहे हैं। लेकिन इस पर बात नहीं होती है। डिबेट के अंदर भी वही हिंदू मुसलमान, गोदी मीडिया का भी यही काम है, किसी भी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, वो भी ऐसे ही मुद्दे को लाकर डिबेट करवाते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक या कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। किसने जनता के सभी सवालों को तर्क के साथ यानी फैक्ट के साथ जवाब दिया और किसने इस डिबेट में अच्छे तरीके से भाषा की मर्यादा को रखते हुए अपनी बात को रखा। आप लोग किसके साथ हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। आपको आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन लगता है, कमेंट जरूर कीजिए।